दोस्तों, इस फ्लाइट ट्रैकर को ध्यान से देखिए। इसमें गौर करने वाली बात है कि यूएस और कनाडा से यूरोप और एशिया की तरफ जाने वाली सारी फ्लाइट्स अटलांटिक ओशन के ऊपर एक खास रूट को ही यूज कर रही हैं। डेली इस रूट पर करीब 2000 हवाई जहाज उड़ान भरती हैं। इस रूट पर हवाई जहाज मात्र 60 किलोमीटर के अंतर पर फ्लाई करती हैं। साइड वाइज इनका अंतर सिर्फ 30 किलोमीटर का होता है और एल्टीट्यूड वाइज दो फ्लाइट्स के बीच का डिफरेंस मात्र 1000 फीट ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब पूरा आसमान खाली पड़ा है तो पायलट इसी खास और रिस्की रूट को क्यों सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे के साइंस को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले 1920 में जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट वासावरू ओएसी ने रिसर्च के लिए आसमान में कई वेदर बलून्स भेजे थे। उन्होंने अपने 1300 पन्नों के रिसर्च में इस बात को मेंशन किया था कि 30 से 40 हजार फीट की एल्टीट्यूड पर आसमान में एक अदृश्य पावर है जो कि बलून को बहुत तेज रफ्तार से ईस्ट की तरफ लेकर जाता है। उनकी इस रिसर्च पर उस वक्त दुनिया ने ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि जापान की सरकार ने भी उनके इस रिसर्च को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन ठीक 25 साल बाद वर्ल्ड वॉर II के समय कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया वासावरू ओएसी के रिसर्च को सीरियसली लेना शुरू कर देती है। अप्रैल 1945 में यूएस एजेंसी को यूएस के कुछ हिस्सों में बलून्स बम मिलने की सूचना मिलती है। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो बातें सामने आती है उससे यूएस गवर्नमेंट के होश उड़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा कि ये सारे बलून 10,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशंस के उस पार जापान ने लॉन्च किए थे। जापान वासावरू ओएसी के रिसर्च को इस्तेमाल करके करीब 9000 हाइड्रोजन फिल्ड बलून बम यूएस की तरफ भेजे थे, जिसमें से करीब 300 हाइड्रोजन फिल्ड बलून बम अपने टारगेट यूएस में लैंड करती है। दोस्तों, तब से 30 से 40 हजार फीट ऊपर तेज हवाओं के इस बैंड को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। पूरे साल जेट स्ट्रीम्स बैंड के अंदर हवाएं करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं। धरती पर मुख्यतः पोलर जेट स्ट्रीम्स और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स मौजूद हैं। ये हवाएं बैंड के फॉर्म में हजारों किलोमीटर ट्रैवल करती हैं और इनकी चौड़ाई 4 किलोमीटर होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर के बीच में ठंड गर्म हवाओं की वजह से जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है। सूर्य की किरणें पूरी धरती को एक जैसा गर्म नहीं करती हैं, इसलिए इक्वेटर के पास का एरिया गर्म होता है और पोल्स के पास का एरिया ठंडा होता है। इक्वेटर के आसपास की गर्म हवाएं जब ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तो गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठने लगती हैं और इसी खाली जगह को पोल्स की ठंडी हवाएं रिप्लेस कर देती हैं। हवाओं के इसी मूवमेंट से एटमॉस्फेयर में एयर करंट क्रिएट होता है, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। दोस्तों, फिर से हम एक बार अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि आखिर यूएस से यूरोप और एशिया की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स एक ही खास रूट को क्यों चुनती हैं। दोस्तों, 18 नवंबर 1952 को अनजाने में ही सही एक ऐसी घटना घटती है जिसके चलते एविएशन इंडस्ट्री को जेट स्ट्रीम के पावर और उसके फायदे को समझने का मौका मिलता है। इस दिन पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट होनोलुलु से टोक्यो के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हुई अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक फ्लाइट जेट स्ट्रीम में इंटर कर जाती है। जेट स्ट्रीम में इंटर करने के कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाती है। मतलब पहले यह फ्लाइट जो 500 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई कर रही थी, वही जेट स्ट्रीम में इंटर करते ही इसकी स्पीड 750 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आमतौर पर होनोलुलु से टोक्यो पहुंचने में 18 घंटे का समय लगता है, परंतु उस दिन इस पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट ने यह जर्नी मात्र 11 घंटे 50 मिनट में ही कंप्लीट कर ली थी। जेट स्ट्रीम के चलते इस फ्लाइट का समय और फ्यूल दोनों का ही बचत हो जाता है। इस घटना के कारण एविएशन इंडस्ट्री को एक नया इनविजिबल हाईवे मिल जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट इस रूट को यूज करना शुरू कर दी हैं। जेट स्ट्रीम के अंदर 250 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवाएं प्लेन को पुश करके उसकी स्पीड को बढ़ा देती थी, जिससे उनका ट्रैवल टाइम और फ्यूल कॉस्ट दोनों बचता था।
वहीं दूसरी तरफ यूरोप और एशिया से वापस यूएस की तरफ लौटते वक्त फ्लाइट कोई भी और रूट चुनते थे पर जेट स्ट्रीम से दूर ही रहते थे, क्योंकि इस समय हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, जिससे हवाई जहाजों पर उल्टा असर पड़ता था। समय बीतता गया और दूसरे इंडस्ट्रीज की तरह एविएशन इंडस्ट्री का भी खूब ग्रोथ हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट इस जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल करने लगे थे ईस्ट की तरफ जाने के लिए। 4 किलोमीटर चौड़ी इस जेट स्ट्रीम में बढ़ती हवाई जहाजों की संख्या का मतलब था ट्रैफिक कंजेशंस के साथ साथ एक्सीडेंट के खतरों का बढ़ना। हम जानते हैं कि एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम एटीसी का है, या एटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वे वेदर कंडीशन के हिसाब से रूट प्लान रेडी करे ताकि जेट स्ट्रीम के अंदर फ्लाइट्स इजीली ट्रैवल कर सके बिना एक दूसरे से टकराए हुए। एटीसी टावर पर लगे रडार सिस्टम का काम है फ्लाइट की लोकेशन को डिटेक्ट करना। फ्लाइट की लोकेशन को डिटेक्ट करने के बाद ही प्लेन की एल्टीट्यूड और उसकी स्पीड को पता लगाया जा सकता है। परंतु प्रॉब्लम यहां पर यह है कि रडार का रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है। 128 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही रडार हवाई जहाज के लोकेशन को डिटेक्ट कर पाता है। उदाहरण से समझते हैं कि न्यूयॉर्क एटीसी के रडार का रेंज इस सर्कल जितना है, जिसका रेडियस 128 किलोमीटर है। फ्लाइट इस सर्कल से बाहर जाते ही रडार की रेंज से बाहर हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस में एटीसी को फ्लाइट का लोकेशन नहीं पता चलेगा। ऐसी परिस्थिति में जहां रडार सिस्टम काम नहीं करता है, वहां पर प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए पायलट्स को हर 14 मिनट पर अपने फ्लाइट की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एटीसी को भेजनी होती है, ताकि एटीसी फ्लाइट की लोकेशन को प्रॉपरली ट्रैक कर सके। पर इन 14 मिनट्स के अंदर कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी प्लेन एक दूसरे के करीब आ सकती है। नॉर्थ अटलांटिक वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशनिक एयर स्पेस है, इसलिए 1965 में नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस सिस्टम के माध्यम से अमेरिका से यूरोप और एशिया जाने वाले फ्लाइट्स के लिए मल्टीपल रूट सिस्टम तैयार किया जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम में 6 रूट होता है, जिनके नाम नैट ए से लेकर नैट एफ तक है। टेक ऑफ से पहले पायलट को इनमें से कोई एक रूट एलोकेट कर दिया जाता है। इस रूट का डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि ट्रैफिक को स्प्लिट किया जा सके, सभी फ्लाइट अपने स्पेसिफिक रूट पर ही फ्लाई कर सके। इस ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ खामियां हैं। एयरक्राफ्ट को अपने स्पेसिफिक रूट पर ही स्टिक रहना पड़ता है, एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड और स्पीड पर ही फ्लाई करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रैक सिस्टम के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए NATS ने 2020 में न्यू टेक्नोलॉजी स्पेस बेस्ड ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट सिस्टम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करती है। स्पेस बेस्ड ADS सिस्टम फ्लाइट को ट्रैक करने और फ्लाइट का रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 66 सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। स्पेस बेस्ड ADS सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि अगर कोई फ्लाइट जेट स्ट्रीम के अंदर अपना एल्टीट्यूड या रूट चेंज करता है तो इसकी सूचना ATS को रियल टाइम बेसिस पर विद इन सेकेंड सैटेलाइट के माध्यम से मिल जाता है। ATS को अब 14 मिनट वेट नहीं करना पड़ता है किसी फ्लाइट के पोजीशन को ट्रैक करने के लिए। विद इन सेकेंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ATS पायलट को गाइड करते हैं दूसरे हवाई जहाज से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। इस सिस्टम की मदद से फ्लाइट को एक रूट से दूसरे रूट में शिफ्ट करना भी बहुत आसान होता है। यह सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि रियल टाइम बेसिस पर फ्लाइट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट रूट में स्प्लिट हो जाए और यूरोप जाने वाले जहाज़ों को टेल विंड मिल सके। टेल विंड्स उस विंड को कहते हैं जो जहाज को पीछे से आकर जहाज को पुश करती है। जेट स्ट्रीम के अंदर ये टेल विंड्स जहाज़ों को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बना देती हैं। इस रूट को एफिशिएंट बनाने के लिए दिन में 2 बार कम से कम वेदर सैटेलाइट की मदद से जेट स्ट्रीम के अंदर बहने वाली हवाओं की लोकेशन को स्टडी किया जाता है और उसी के हिसाब से रूट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। यही वजह है कि यूएस से यूरोप जाने वाले फ्लाइट्स इस रूट पर ही फ्लाई करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।